तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे एंसेस्टर बाउंडरलेस रियल्म के बाहर चले गए थे, जिस रियल्म का नाम था बज हाउ रियल्म। और एंसेस्टर्स बॉर्डर को रहकर हर एक वर्ल्ड को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे। लेकिन ये नया दुनिया एक यूनिवर्सिटी के सेंटर में पड़ने की वजह से कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। उन्हीं पावरफुल कल्टिवेटर्स में से एक था हेयून एसेसियन कल्टिवेटर, जो कि नए नए वर्ड्स को ढूंढकर उन्हें ट्रेंड करते थे। और एंसेस्टर का मुलाकात एक ऐसे ही बंदे से हुआ था जो कि अपने आप को काफी ताकतवर समझ रहा था। लेकिन एंसेस्टर ने बहुत ही आसानी के साथ उनके स्टार वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें यकीन हो जाता है कि एंसेस्टर का मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। इसी की वजह से वो दोनों ही अब गिरकर एंसेस्टर से बार बार माफी मांग रहे थे। साथ ही साथ उनके पास जो भी ट्रेजर्स था वो सभी एंसेस्टर के हवाले कर देते हैं। तो अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होते ही हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अभी भी एंसेस्टर के सामने गिरा हुआ था। फैंसी उससे पूछती है कि तुमने अभी अभी कहा कि तुम ह्यूमन एसोसिएशन के टर्निंग कल्टीवेटर्स हो। तो वो बंदा जल्दी से हाँ में जवाब देता है। वो फैंसी को बताता है कि हमारा टर्निंग एसोसिएशन पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में जाता है ताकि वो उनके साथ बिजनेस कर सके और हम अपने बिजनेस को जितना हो सके उतना ही ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसकी बात को सुनकर एंसेस्टर काफी गौर से उस बंदे को देखते हैं। ये देखकर वो बंदा डरते हुए कहने लगता है कि दरअसल ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम लोग उस कमजोर वर्ड के पास जाते हैं और उन्हें दो पूरी तरह से अपने कब्जे में लेते हैं और उसके बाद उस वर्ड को ट्रेंड कर देते हैं। हम लोग सिर्फ कमजोरी के ऊपर ही अटैक करते हैं। लेकिन वो बंदा जल्दी से एंसेस्टर से बार बार माफी मांगता है क्योंकि उसने एंसेस्टर के पावर्स को देख लिया था। इसी वजह से वो ये भी समझ चुका था कि एंसेस्टर एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है जो कि बहुत ही आसानी के साथ तियानजुन स्टेज के कल्टीवेटर्स को भी मार सकता है। लेकिन एंसेस्टर उसके बात को सुनने के बाद फिंसी के हाथों से चाय लेते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हारा ट्रेनिंग एसोसिएशन सच में काफी ज्यादा पैसे वाला है। इस पर वो दोनों ही बंदे हाँ में जवाब देता है कि उनका ट्रेनिंग एसोसिएशन बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। इस पर एंसेस्टर उन दोनों को ये कहने लगता है कि ठीक है, अब तुम अपने ट्रेनिंग एसोसिएशन को मैसेज भेज दो कि मैं बाउंडर्स वर्ल्ड के अंदर उनका इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद एंसेस्टर फैंसी को लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इस बात को सुनने के बाद उन दोनों को ही काफी हैरानी होता है। लेकिन वो लीडर बार बार एंसेस्टर से माफी मांगने की कोशिश करने लगता है, जबकि उसका दूसरा साथी जो कि कोई ज्यादा ही बेवकूफ था जल्दी से अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने हेडक्वार्टर को मैसेज भेजने की तैयारी कर रहा था। तब ये देखकर उस लीडर को काफी गुस्सा आ जाता है। वो अपने साथियों को एक जोरदार तमाचा मारता है। फिर वो लीडर अपने साथी को बताता है कि तुम बेवकूफ हो, ये असल में हमारे एंसेस्टर का एक टेस्ट है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने मुंह को हमेशा के लिए बंद रखो और यहीं पर तुम जिंदा रहोगे। लेकिन उसके साथी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अपने लीडर को देखकर अब ज्यादा ही गुस्से में आ रहा है। इसके बाद कुछ दिनों बाद एंसेस्टर उन दोनों को ही बुलाते हैं। लेकिन वो बंदा डरते हुए कहने लगता है कि बॉस, आखिरकार एंसेस्टर ने हमें अचानक ये समन क्यों किया। यहाँ पर वो दोनों ही बंदे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे एक टी गार्डन के जरिए। लेकिन वो बॉस जल्दी से अपने बंदे को छुपाते हुए कहने लगता है कि जब तुम 2 दिन पहले हमारे हेडक्वार्टर को मैसेज भेज रहे थे तो क्या तुमने कुछ गलत बातें बोलती हैं। इस पर वो बंदा कहने लगता है कि बॉस, आखिरकार मैं गलत बातें कैसे बोल सकता हूँ, मैंने अपने हेडक्वार्टर को कुछ भी गलत नहीं बताया था। अपने साथी की बात को सुनने के बाद उस बंदे को थोड़ा सा चैन मिलता है। वो अपने साथी को कहने लगता है कि हमारे पास स्टार वॉर शिप भी नहीं है, इसके वजह से हम वापस भी नहीं जा सकते, तो बेहतर होगा कि तुम अपने जवान पर काबू रखो, कुछ भी गलत मत बोलना। इतना कहने के बाद वहां से चले जाते हैं। फिर अगले ही पल हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि चाय पीते हुए उन दोनों को ही कहने लगता है कि मैंने जो तुम्हें कहा था क्या तुमने वो काम कर लिया। ये बंदा अब सोचने लगता है कि शायद एंसेस्टर सच में उसका टेस्ट ले रहा था। वो घबराते हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर, आपने जो भी कहा था, जो भी नहीं कहना चाहते थे, मैं हर एक बात को समझ चुका था, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। की बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर अपने एक बंदे को सर्वेंट को बुलाता है जिसका नाम किंग शैन था। वो बंदा आते ही उन दोनों बंदों के सामने एक बॉक्स लाता है। ये देख उन दोनों बंदों को थोड़ा हैरानी होता है। जैसे इस बॉक्स को ओपन किया जाता है उसके अंदर से चाय की पत्तियां निकल रही थी। ये देखकर वो बॉस काफी खुश हुए कहने लगता है कि ओ, तो इसका मतलब ये चाय की पत्तियां है, मुझे उम्मीद है कि चाय की पत्तियां काफी ज्यादा अच्छी होंगी। लेकिन उस बंदा जो कि जिसका नाम की शुआन था वो थोड़े उदास होते हुए कहने लगता है कि दरअसल इस साल हमारे चाय की पत्तियों के अंदर से स्पेशल एनर्जी थोड़ा सा लीक हो चुका है, जिसकी वजह से इन चाय की पत्तियों का टेस्ट थोड़ा सा खराब हो चुका है। इस पर वो बॉस कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा बीटर यानी कि कड़वे चाय की पत्तियां भी पसंद है। इस बात को सुनने के बाद किंग शुआन काफी खुश हो जाता है। वो खुश होकर एंसेस्टर और फैंसी की तरफ देखता है। तभी फैंसी उस बंदे से पूछती है कि तुमने कहा कि तुम्हारा ट्रेनिंग एसोसिएशन पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है। इस पर वो बंदा भी कहने लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर फैंसी कहने लगती है कि इसका मतलब तुम लोगों ने कई सारे वर्ल्ड में ट्रैवल किया होगा और तुम्हारे पास स्पेशल एनर्जी की मात्रा भी काफी ज्यादा होगा। लेकिन तभी एंसेस्टर जो कि अब तक शांत थे वो
कहने लगता है कि क्या तुम्हारा एसोसिएशन यहाँ पर कब तक आएगा? इस बात को सुनने के बाद तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान और डर जाते हैं। एनसेटर सीरियस होकर कहने लगता है कि क्या इसमें तुम्हें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है? एनसेटर की सीरियस बात को सुनने के बाद वो बॉस और उसका साथी दोनों ही घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वो दोनों अब एनसेटर से माफ़ी माँगने के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ का मौसम बदलने लगता है, तेज हवाएं चलने लगते हैं। ये देखकर बाकी सारे सभी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जबकि एनसेटर बस शांत रहकर अपने थ्रोन में ही बैठकर आगे देख रही थी। कुछ ही देर में वहाँ पर कई सारे स्टार वॉरशिप एक साथ आने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बॉस वाला बंदा काफी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ उनमें से आगे वाले स्टार वॉरशिप के अंदर हम एक लेडी पायलट्स को देखते हैं, जिसका नाम रेंटो था। देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दूसरी तरफ हम नीचे किंग शुआन को देखते हैं, जो कि स्टार वॉरशिप को देखते हुए कहने लगता है कि इनके पास जो स्टार शिप है ये सच में काफी हाई क्वालिटी का है, और साथ ही साथ इन लोगों ने जैसा वादा किया था 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ लोग यहाँ पर आ भी गए। दूसरी तरफ बॉस वो बंदा लीडर काफी घबराते हुए कहने लगता है कि एनसेटर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर इन्हें नीचे बुलाता हूँ। इतना कहने के बाद ब्रदर वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने साथी की कॉलर को पकड़ते हुए कहने लगता है कि क्या ये सब कुछ तुमने ही किया है? इस पर वो बंदा डरते हुए कहने लगता है कि ब्रदर हूँ, दरअसल ये सब कुछ मैंने नहीं किया। उसके बाद को सुनने के बाद ब्रदर हु वहां से चला जाता है, लेकिन हम उस बंदे को एक इविल स्माइल मारते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हम ब्रदर हु को देखते हैं, जो कि जल्दी से आगे वाले स्टार वॉरशिप के पास जाकर बड़े ही प्यार से कहने लगता है कि चेयरमैन भी आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या आप नीचे आकर हमसे बात करना चाहोगी? लेकिन इस पर वो लेडी जिसका नाम चेयरमैन वी था वो काफी ज्यादा घमंड के साथ हंसती है, और अचानक ही उसका स्टार वॉरशिप अटैक करने के लिए पूरे पोजीशन में एक साथ आ जाता है। यहाँ देखकर ब्रदर हु काफी हैरान और डरते हुए कहने लगता है कि चेयरमैन भी आखिरकार ये आप क्या करने की कोशिश कर रही हो? दूसरी तरफ चेयरमैन भी उसे कहने लगती है कि ब्रदर हूँ, हमें पता चला है कि तुम इस नए वर्ल्ड को अपने लिए रखना चाहते थे। इसका मतलब ये था कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, और इसलिए हमारे ट्रेंडिंग एसोसिएशन के रूल के मुताबिक मैं आज तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूंगा। इसी के साथ में दोस्तों में पता चलता है कि चेयरमैन भी वो तियान जो स्टेज के रियलम 4 पर है, यानी कि लेवल 4 पर है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और देखते ही देखते उसकी स्टार वॉरशिप जल्दी से एनर्जी एक साथ इकट्ठा करने लग जाते हैं। ये देखकर ब्रदर हु एक बार एनसेटर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि नहीं, मुझे एनसेटर प्रोटेक्ट करेगा, उसके अलावा मैंने तो अपने एसोसिएशंस को भी नाराज कर दिया। इस बार तो सच में मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ। तभी ब्रदर हु के साथ आया हुआ बंदा भी हाथ हिलाते हुए कहने लगता है कि चेयरमैन भी असल में मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन इस पर वो चेयरमैन भी उसे भी कहने लगती है कि तुम्हें भी इसके साथ ही मरना होगा, क्योंकि अगर तुम लोग मर जाओगे तो यही सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ फैंसी और एनसेस्टर बस इस नजारे को चुपचाप खड़े होकर ही देख रहे थे। तभी हम चेयरमैन वी को देखते हैं। तभी ब्रदर हु उसे कहने लगता है कि चेयरमैन वी, दरअसल हम भी जानते हैं कि आप भी बाउंडरलेस वर्ल्ड को हासिल करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम अपने एसोसिएशन के लीडर को इसके बारे में बता सकते हैं? लेकिन चेयरमैन भी काफी घमंड के साथ कहने लगती है कि इसके लिए तुम में से किसी को जिंदा तो रहना ही होगा ना। इस बात को सुनकर तो ब्रदर हु का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। दूसरी तरफ हम एनसेस्टर और फैंसी को देखते हैं, जहाँ फैंसी बड़े ही प्यार के साथ एनसेस्टर को चाय सर्व कर रही थी, और एनसेस्टर शांत ही थे। जिसके बाद चेयरमैन भी अपनी स्टार वॉरशिप को ऑर्डर देता है कि वो अटैक करे। फिर क्या था, एक साथ कई सारे अटैक सीधे एनसेस्टर के ऊपर होने लगते हैं, लेकिन एनसेस्टर अपने चारों तरफ एक बैरियर बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इतने सारे अटैक की वजह से एनसेस्टर की जो टी गार्डन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। कई सारे अटैक्स इधर उधर हो रहे थे, जिसकी वजह से वो जगह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। देखते ही देखते कई सारे अटैक्स लगातार स्टार वॉरशिप करते ही जा रहे थे। बैरियर के अंदर हम एनसेस्टर को देखते हैं, जो कि कहने लगते हैं कि काफी ज्यादा घमंड है। तभी हम देखते हैं कि गॉड ऑफ क्रिएशन भी एनसेस्टर के बगल में आ जाती है। वैसे कहने लगती है कि ये फायर वर्क्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन जब मैं टीआर सेट वापस चली जाऊंगी तब मैं हर साल नए नए फायर वर्क्स को देख सकती हूँ। दूसरी तरफ चेयरमैन भी एनसेस्टर को देखते हुए कहने लगती है कि सिर्फ एक क्यों रिफाइनिंग स्टेज का ही तो कल्टीवेटर है, जिसे कि मानना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। फिर वह काफी घमंड के साथ अपने बाकी साथियों को ऑर्डर देती है कि सारे ही स्टारशिप की वॉर पावर को एक साथ कंबाइन कर दो, और उसके ऑर्डर को पाते ही सारे ही बंदे अपने अपने स्टार वॉरशिप के पावर्स को एक साथ आगे वाले स्टारशिप में भेज देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी जनरेट होने लगता है। ये देखकर ब्रदर हु के तो होश से उड़ जाते हैं। जिसके बाद चेयरमैन वी का ये अटैक काफी तेजी के साथ एनसेस्टर के बैरियर से जाकर टकराता है, और इस बार एनसेस्टर का बैरियर टूट जाता है पहली बार। लेकिन एनसेस्टर को ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और एनसेस्टर कितना कहते ही अचानक ही वो सारे के सारे स्टार वॉरशिप के अंदर धमाके होने लगते हैं। देखते ही देखते सारे के सारे स्टार वॉरशिप एक साथ ब्लास्ट होने लगे थे। यहाँ तक कि चेयरमैन भी, जो कि अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मान रही थी, एनसेस्टर के अटैक की वजह से बच भी नहीं पाती। कुछ ही देर में सारे ये लोग एक ही झटके में मारे जाते हैं। ब्रदर वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो हैरान तो कहने लगता है कि चेयरमैन वी का ये जो लेवल 10 नॉन फॉर्मेशन था, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यहाँ तक कि एक लेवल 6 के टियान जो रियम कल्ट
कल्टीवेटर भी एंसेस्टर के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तो मतलब तो ये है कि एंसेस्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर ब्रदरहुड जल्दी से जाकर एंसेस्टर के नीचे झुककर माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दिए, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका बीज बनने के लिए तैयार हूँ और आज का जो ये एक्सीडेंट हुआ है इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि ब्रदरहुड के साथ आया हुआ बंदा भी नीचे झुककर एंसेस्टर से माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, इस एक्सीडेंट से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। असल में मेरे ब्रदरहुड ने ही मुझे मजबूर किया था कि मैं अपने रीडर्स को यहाँ पर बुलाऊं, लेकिन उसकी बात इससे पहले कि पूरी हो पाती एंसेस्टर उसके ऊपर अटैक करके उसकी बॉडी को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखने के बाद ब्रदरहुड और भी ज्यादा डर और सहम जाता है। एंसेस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे मत मारिए। तभी एंसेस्टर अपनी उंगली से स्नैप कर देता है। ये देखने के बाद ब्रदरहुड चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हाँ मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन असल में यहाँ पर एंसेस्टर अपने पावर का यूज किसी और के लिए नहीं बल्कि इस डिस्ट्रॉय हो गए स्टार वॉरशिप के लिए किया गया था। एंसेस्टर के पावर के जरिए सारे स्टार वॉरशिप पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं, जैसे कि उन स्टारशिप के अंदर कभी कोई हुआ ही नहीं था और न ही वो डिस्ट्रॉय हुए थे। दूसरी तरफ हम ब्रदरहुड को देखते हैं जिसे कि बहुत ही रियलाइज हो जाता है कि असल में उसे कुछ भी नहीं हुआ है, जिसके बाद एंसेस्टर अपने सर्वेंट को बुलाकर उसे बताता है कि अब ये सारे स्टार वॉरशिप तुम्हारे हो गई। एंसेस्टर के सारे सर्वेंट इस चीज को देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि शुआन अपने बाकी साथियों को जल्दी से ऑर्डर देता है कि वो सारे लूट्स को लेकर वहां पर चले स्टार वॉरशिप के अंदर। इसके बाद जल्दी ही सभी स्टार वॉरशिप के अंदर हर एक चीज को देखने लग जाते हैं। ये देखकर ब्रदरहुड को काफी हैरानी होता है। तभी एंसेस्टर अपनी उंगली को हिलाता है। एंसेस्टर की उंगली हिलते ही अचानक ही वहां पर कई सारे एंट और हजारों साल पुराने ट्रेजेस और वेपन्स आने लग जाते हैं। ब्रदरहुड देखते हुए कहने लगता है कि ये तो हमारे चेयरमैन वीक की सबसे खास तरह के ट्रेजेस हैं, जिन्हें की हजारों सालों तक न्यूट्रलाइज किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर इनकी खुद की स्पिरिट है और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसे कि डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि इतने साल होने के बाद ये वेपन अपने स्पिरिट को भी जन्म दे देते हैं। ये देखकर एंसेस्टर काफी खुश होता है, जिसके बाद एंसेस्टर उन सारे ट्रेजर्स और वेपन्स को एक स्पेस पोर्टल ओपन करके अपने टीआरएन सेट वापस भेज देता है। दूसरी तरफ टीआरएन सेट में ड्रैगन किंग मोहान और बाकी सारे डिसाइपल्स ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इस बार उन्हें फिर से बढ़िया ट्रेजर्स मिल गए थे, लेकिन उस स्पेस होल के अंदर से सभी एक साथ एंसेस्टर को कहने लगता है कि हम सभी ने ब्रेक थ्रू करके टियानसो रिल्म हासिल कर लिया है, बहुत जल्दी हम तुमसे मिलने आएंगे। यहाँ तक कि शाओमिंग यानी कि लिन और जुली की बेटी ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, उसने भी क्यू रिफाइनिंग स्टेज को पार कर लिया है। ये सारी ही बातें एंसेस्टर सुन चुके थे। तभी फैंसी टियानसो रिल्म के कल्टीवेटर्स ने बाउंडरलेस वर्ल्ड्स को लगभग जनरेशन तो क्रिएट यानी कि उन्हें प्रोटेक्ट किया है, तो उनके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। लेकिन तुम्हें किसी भी तरह के डाउट में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसी भी तरह की वॉर को स्टार्ट नहीं करने वाले। असल में ये सारे ही डिसाइपल्स किसी और के नहीं बल्कि हमारे एंसेस्टर्स के हैं, और इसलिए एंसेस्टर उनके इफर्ट्स और उनके काम के लिए उन्हें इनाम दे रहे हैं। ब्रदरहुड इस बात को सुनकर अपने गर्दन को नीचे झुकाते हुए कहने लगता है कि आज से मैं और अभी से एंसेस्टर मैं सिर्फ आपके ये ऑर्डर को फॉलो करूंगा, आप जो कहोगे मैं उसे बिना कुछ ना यहाँ कहे कर दूंगा। इस पर एंसेस्टर उसे कहने लगता है कि एक काम है जो कि तुम कर सकते हो। तब ब्रदरहुड कहने लगता है कि एंसेस्टर आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि चेयरमैन वी और उसके पूरे स्टारशिप स्टार वॉर में पूरी तरह से खो चुके हैं। लेकिन एंसेस्टर उसे बीच में ही रोकते हुए कहने लगता है कि मैं ये नहीं चाहता, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आज जो यहाँ पर हुआ है तुम इस पूरे खबर को पूरे यूनिवर्स में भेज दो। मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके तुम उतना पॉसिबल इस मैसेज को भेज देना, ताकि पूरा यूनिवर्स इसके बारे में जान ले। इस पर ब्रदरहुड कहने लगता है कि एंसेस्टर सच कहूँ तो असल में यूनिवर्स सी में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी टाइम से काफी तक कम होता ही जा रहा है, और पिछले 10 लाख हजार सालों तक कभी भी एक नई वर्ल्ड का जन्म नहीं हुआ जिससे कि स्पिरिचुअल एनर्जी लिया जा सके। लेकिन एंसेस्टर असल में सच कहूँ तो अगर उन बाकी सारे कल्टीवेटर्स को इस बारे में पता चल गया कि बाउंडरलेस इस पूरे यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करता है यानी कि वो है, तो मुझे लगता है कि कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स आपकी बाउंडरलेस वर्ल्ड के अंदर आने की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एंसेस्टर शांत रह कर ही कहने लगता है कि असल में मैं यही चाहता हूँ कि उन्हें यहाँ पर लाया जाए। और इसी के साथ दोस्तों ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।